मेरा नाम राजेश सोनी है। आज मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ कि ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत के ऊपर टॉपिक है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd संवैधानिक संशोधन हुआ था। 20 अप्रैल 1992 से हम ये दिन स्थानीय स्वशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। 2020 में इसको 28 साल पूरे हो गए हैं। इसी उपलक्ष्य में ये जो लेक्चर है वो मैं लेके आया हूँ। मेरा नाम राजेश है। देखिए, जब भी पंचायती राज अधिनियम संशोधन हुआ था उससे पहले यहाँ पर कुछ कमेटियां बनाई गई, कुछ समितियां बनाई गई जिन्होंने अलग अलग सुझाव दिए। फिर बाद में हमने जब संशोधन किया, अमेंडमेंट किया, तो उन कमेटियों के द्वारा की गई सिफारिशों को हमने कुछ हद तक माना। पहले हम इन कमेटियों के सिफारिशों को जान लेते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आती है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति की जो स्थापना है जनवरी 1954 में की गई थी। जनवरी 1954 में जब की गई तो इस समिति के अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता जी। समिति ने अपनी रिपोर्ट नवंबर 1957 को दी और इसमें सिफारिश की कि हमारे यहाँ पर पंचायती राज अधिनियम जो है उसमें 3 टायर पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए। इसमें क्या होगा कि 3 तरह की, एक होगी ग्राम पंचायत, दूसरी होगी पंचायत समिति, तीसरी होगी जिला परिषद। जो ग्राम पंचायत होगी वो विलेज लेवल पर होगी, विलेज का कंट्रोल करेगी। पंचायत समिति होगी वो ब्लॉक बनाए जाएंगे, अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग कम से कम 5 या 4 गाँवों को मिलाकर एक ब्लॉक बना दिया जाएगा और इसको कंट्रोल करेगी पंचायत समिति। और फिर जिला परिषद जिला स्तर पर होगी और इस पर जिला स्तर पर बनाई जाएगी। अब देखते हैं कि बलवंत राय समिति ने और क्या सिफारिश दी थी। देखिए, सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति ने क्या सिफारिश की थी कि जो ग्राम पंचायत है, फर्स्ट टायर है, उसका चुनाव हमारे यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन के तौर पर होना चाहिए। हमारे यहाँ पर डायरेक्ट जो जनता होगी वो इनके प्रधानों को चुनेगी, नेतृत्व को चुनेगी। पंचायत समिति और जिला परिषद दोनों का चुनाव उन्होंने बताया कि हमें इनडायरेक्ट तौर पर करना चाहिए। जैसे मान लीजिए ग्राम पंचायत स्तर पर हम सरपंचों को चुन लेंगे और वो सरपंच इनडायरेक्ट तौर पर इन जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों को चुन लेंगे। इस तरह से बलवंत राय समिति ने इस सिफारिश को कहा। सभी प्रकार की योजनाएं इन स्तर पर बनाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि जो पंचायत समिति है वो एग्जीक्यूटिव पावर रखेगी। एग्जीक्यूटिव पावर मतलब कार्य को जो मान लीजिए इम्प्लीमेंट करने का काम जो होता है वो पंचायत समिति करेगी। और जिला परिषद के पास केवल सलाहकारी, एडवाइजरी, कोऑर्डिनेटिंग, सहयोग बनाना। किसके बीच सहयोग बनाना? ब्लॉक स्तर की सभी पंचायतों के बीच में क्या करें? सहयोग बनाना। इसके अलावा सुपरवाइजरी कार्य, यानी पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे उसको सुपरवाइज करने का कार्य जिला परिषद करेगी। यही बलवंत राय समिति ने कहा। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जिला परिषद का चेयरमैन बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो जिला परिषद होगी, जिला परिषद का चेयरमैन कौन होगा? डिप्टी कलेक्टर होगा और यह शक्ति को डेमोक्रेटिक वे से क्या करेगा? उपयोग करेगा। इन सबको अपना काम चलाने के लिए फाइनेंशियल पावर देनी चाहिए। क्या है? ग्राम पंचायत के तौर पर हमें टैक्स लगाने की पावर, टैक्स को इकट्ठा करने की पावर और टैक्स को जो खर्च करने की पावर है वो सब हमें इन ग्राम पंचायतों को देनी चाहिए। इसके अलावा फिर अशोक मेहता समिति आती है। अशोक मेहता समिति ने का निर्माण दिसंबर 1977 में किया जाता है और इसके चेयरमैन अशोक मेहता जी थे। अगस्त 1978 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी। इस समिति ने 132 सिफारिश की थी और इसमें उन्होंने 2 स्तरीय पंचायती राज सिस्टम को सिफारिश की थी। इसमें इन्होंने क्या कहा कि जिला परिषद और मंडल पंचायत होनी चाहिए। जिला परिषद जिला स्तर पर होगी और मंडल पंचायत ग्राम के स्तर पर होगी, जिसमें गाँव के मान लीजिए 10 या कुछ गाँव को मिलाकर एक समूह बना लिया जाएगा। इसे क्या कहेंगे? मंडल पंचायत कहेंगे। ये 2 स्तरीय पंचायत होगी। इसके अलावा उन्होंने सिफारिश दी थी कि जिला स्तर पर जो पंचायती राज व्यवस्था होगी वो पहला स्तर होगा और जिला परिषद जो होगी उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर होगी, यानी कार्यपालिका शक्ति होगी, कार्यों को करवाने की शक्ति जिला परिषदों के पास होगी। और इन्होंने जो अशोक मेहता समिति है, इन्होंने सिफारिश की कि इसमें क्या होगा? जो चुनाव होंगे उसमें राजनीतिक पार्टियों की भी भूमिका रहेगी। पंचायतों के पास जो फाइनेंशियल पावर है, वित्त संबंधी शक्तियाँ हैं, वो भी इन्होंने क्या कहा? देनी चाहिए। सिफारिश की। इन्होंने कहा टैक्स लगाना और टैक्स इकट्ठा करने की पावर भी पंचायतों के पास होनी चाहिए ताकि वे अपना विकास कर सकें।
उन्होंने कहा कि जिला स्तर की एक एजेंसी के द्वारा सोशल ऑडिटिंग करवाई जाएगी। जैसे मान लीजिए सोशल ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है कि जो पंचायतें खर्च करेंगी, उन पंचायतों का खर्च का ब्यौरा और जो उनकी कमाई होंगी, उनके टैक्स का जो लेखा जोखा होगा, वो ये एजेंसी करेगी। इस तरह से इन्होंने क्या कहा है, एक सोशल एजेंसी बनानी चाहिए जो सोशल ऑडिटिंग करेगी। राज्य सरकार द्वारा पंचायत की शक्तियों को कम नहीं कर सकती कि इन्होंने सिफारिश की कि राज्य सरकारें जो इंटरवेंशन करती है पंचायत लेवल पर वो नहीं कर सकेंगी। उनके पास सीमित शक्तियों का अधिकार होगा, वो पंचायत पर अपनी तानाशाही नहीं दिखा सकती। पंचायतों को स्वतंत्र कर दिया जाएगा गाँव के विकास के लिए। पंचायत का चुनाव जो होगा, मान लीजिए पुरानी पंचायत है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का है और नई पंचायत जो आने वाली है उसका चुनाव भी उस पहली वाली पंचायत के कार्यकाल समाप्त होने से पहले करवा लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए मार्च में किसी पंचायत का कार्यकाल पूरा होना है तो चुनाव आयोग को क्या करना चाहिए, फरवरी में ही चुनाव करवाने की तैयारी कर देनी चाहिए, ताकि मार्च आते आते नई जो पंचायत है उसको चुनकर उसको मान लीजिए वहाँ पर अपॉइंटमेंट किया जा सके, नियुक्त किया जा सके, ताकि वो समय बर्बाद न हो और इससे ज़्यादा भी समय को दूसरी पंचायत न ले सके। ग्राम पंचायत के न्यायालय की अलग संस्था बनेगी। उन्होंने क्या कहा कि एक गांव का जो मान लीजिए लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, मुकदमे हो जाते हैं, उसके संबंध में जो फैसले होंगे वो एक संस्था बनाएगी और इस संस्था में क्या होगा, एक जज होगा। जो जज क्या करेगा, न्याय का संबंध में कार्य करेगा। अशोक मेहता समिति ने कहा क्या कहा कि एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होना चाहिए और पंचायत के चुनाव को करवाने का कार्य इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि पंचायतों का जो चुनाव करवाया जाता है उसका सुपरविजन का कार्य ये करेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और क्या करेगा, विकास के संबंधित कार्य जो होंगे जिला परिषद के द्वारा किए जाएंगे। इन्होंने कहा कि क्या होगा, जिला परिषद के पास एग्जीक्यूटिव पावर होगी और जो मान लीजिए वहाँ का विकास करना है, पुल बनवाने हैं, सड़क बनवानी है और अन्य कोई रोजगार पैदा करना है, मनरेगा योजनाएं चलानी है, इस तरह की योजनाएं जो होंगी वो जिला परिषद के द्वारा चलाई जाएंगी। पंचायती राज के लिए राज्य मंत्रिमंडल का एक मंत्री नियुक्त किया जाएगा। कि क्या होगा कि पंचायती राज जो व्यवस्था होगी, मान लीजिए हिसार की पंचायती राज है तो उसमें मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो मान लीजिए विधानसभा का सदस्य है, कहाँ से, हिसार से, तो उसे क्या कर दिया जाएगा, उसे उस पंचायती राज का राज्य मंत्रिमंडल बना दिया जाएगा। वो क्या करेगा, सुपरविजन का कार्य करेगा और इन पंचायतों के बीच में सहयोग करने का भी कार्य करेगा। अशोक मेहता समिति ने ही कहा कि एससी और एसटी को क्या दे देना चाहिए, रिजर्वेशन दे देना चाहिए। जो पंचायतों के चुनाव होते हैं उसमें कुछ सीटें आरक्षित कर दी जाएं, जिससे क्या हो, ये वर्ग भी आगे आए चुनाव के माध्यम से और ये भी अपनी बातें पंचायत लेवल पर लेकर जा सकें। हम जानते हैं कि 1979 में क्या हुआ था, मोरारलाल देसाई जी की सरकार गिर गई थी क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी ने अपना जो समर्थन था वो उनसे वापस ले लिया था और जो अशोक मेहता समिति की सिफारिश थी वो वहाँ पर आगे कार्य न कर सकी, उसको इम्प्लीमेंटेशन का कार्य न हो सका। अब आती है नेक्स्ट समिति की बात, जीवी के राव समिति। यह समिति 1985 में बनाई गई थी। इसके चेयरमैन थे जीवी के राव और इस समिति ने निष्कर्ष निकाला कि पंचायती राज से ब्यूरोक्रेसी को पंचायती राज से समाप्त कर देना चाहिए। इन्होंने क्या कहा कि जैसे मान लीजिए वीडियो है या मान लीजिए एसजीओ है, मजिस्ट्रेट है या जो ब्यूरोक्रेटिक अधिकारी हैं और ये अधिकारी लेवल पर जो होते हैं वो काम नहीं करते, वो सही तरह से जनता के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होते। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पंचायती राज लेवल से इन लोगों को हटा देना चाहिए, ताकि क्या होगा, जनता के प्रति जो उत्तरदायी सरकार होगी जिसे जनता चुनकर भेजेगी सिर्फ वही उनके लिए कार्य करेगा। तो क्या होगा, डायरेक्ट डेमोक्रेसी आएगी। इसलिए ये क्या कहते थे कि ब्यूरोक्रेसी को समाप्त कर देना चाहिए। और इन्होंने क्या कहा कि जिला परिषद को प्रमुख विकास के कार्य करने चाहिए। इन्होंने क्या कहा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो डेवलपमेंट के कार्य होंगे वो सभी ही किए जाएंगे। और इन्होंने क्या कहा कि हमें क्या कर देना चाहिए कि राज्य सरकारों के पास कुछ शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों को डेलीगेशन के माध्यम से क्या कर देना चाहिए, पंचायतों को दे देना चाहिए। जरूरी नहीं पूरे राज्य का कार्य मुख्यमंत्री अकेले कर पाए, उसे पंचायती राजों की जरूरत भी होगी, पंचायतों की जरूरत होगी। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कुछ ऐसे मुद्दे जो गाँव लेवल पर सुधार पंचायत कर सकती है, पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ दे देनी चाहिए वो वहाँ पर डेवलपमेंट के कार्य कर सकें।
इसके अलावा इन्होंने क्या कहा कि चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर का पद सृजित किया जाए, यानी क्या है कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डेवलपमेंट ऑफिसर का जो पोस्ट होती है वो क्रिएट की जाए। और क्या होगा, जो जिला परिषद की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तरह काम करेगा। जैसे मान लीजिए जिला परिषद है, जिला परिषद में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव मतलब होता है कार्यपालिका शक्ति, वो क्या करेगा, उस जो डेवलपमेंट ऑफिसर होगा वो एग्जीक्यूटिव की तरह काम करेगा। वो क्या करेगा, वहाँ के डेवलपमेंट के कार्य करने का सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा जीवीके राव समिति ने ये कहा कि पंचायतों का चुनाव जो होता है वो रेगुलर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई पंचायत तो 5 साल में रिटायर हो रही है और कोई पंचायत 10 साल में, ऐसा नहीं होना चाहिए। समय समय पर चुनाव करवाए जाने चाहिए ताकि क्या हो, कंटिन्यूसली सरकार भी बदलती रहे और काम भी चलता रहे। और उन्होंने क्या कहा कि कलेक्टर जो होगा जिले में वो कोऑर्डिनेटर का कार्य करेगा। जैसे मान लीजिए जो कलेक्टर होता है जिला के संबंध में, वो क्या करेगा, अलग अलग पंचायतें उसके अधीन होगी और उन पंचायतों के मध्य जो कोऑर्डिनेशन का कार्य है, सहयोग का कार्य है, वो क्या करेगा, ये कलेक्टर करेगा। और हम देखते हैं कि जीवीके राव समिति जो है वो विशेष तौर पर विकेंद्रीकरण करने के माध्यम से पंचायत का स्थापना की बात करती थी। अब आती है एल.एम. सिंघवी समिति की बात। 1986 में राजीव गांधी गवर्नमेंट ने इसका चेयरमैन एल.एम. सिंघवी थे। और क्या है, पंचायती राज से संबंधित संविधान में प्रावधान करना चाहिए। देखिए इस समिति ने क्या कहा कि हमें क्या करना चाहिए, जो पंचायतों का जो संशोधन है, जो कानून है, वो ऐसा करना चाहिए कि उसकी व्यवस्था कहीं ना कहीं हमें संविधान में करनी चाहिए। क्योंकि संविधान ऐसा ग्रंथ है जिसको संशोधन करने के लिए संसद को अधिकतम मेजोरिटी या बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। और संवैधानिक दर्जा जिस संस्था को मिल जाता है उसको हटाना संसद के लिए क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। और जब किसी संस्था को संवैधानिक दर्जा भी मिल जाता है तो वो स्वतंत्र तौर पर अपना कार्य कर सकती है। इसलिए एल.एम. सिंघवी समिति ने ये कहा कि हमें क्या कर देना चाहिए, पंचायती राज अधिनियम जो है उसका संविधान में प्रावधान करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, हमें पंचायतों का समूह बनाकर ग्राम न्यायालय बनाना चाहिए। एल.एम. सिंघवी ने क्या कहा कि मान लीजिए 10 या 15 गाँव को हम मिला देंगे, उन गाँव का क्या कर देंगे, एक संयुक्त न्यायालय स्थापित कर देंगे। इसमें क्या होगा, उन गाँवों से रिलेटेड जो झगड़े होंगे, छोटे मोटे झगड़े होंगे, उनका निपटारा ये न्यायालय करेगा ताकि उनको क्या हो, ग्राम लेवल पर उन्हें जस्टिस मिल सके। और क्या कहा उन्होंने कि ग्राम सभा का महत्व बढ़ा देना चाहिए। क्या होता है कि आजकल क्या करते हैं, सरपंच ग्राम सभा की बैठ के गाँव में बुलाते ही नहीं है और वो झूठ बोलकर झूठी फोटोएं बनाकर वीडियो के पास भेज देते हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ पर गांव में ग्राम पंचायत हुई थी और उसने ये डेवलपमेंट के कार्य करने के लिए कहा है। और वीडियो क्या करता है कि डेवलपमेंट के कार्य करना सुनिश्चित कर देता है। तो क्या होता है, ये जो सरपंच होते हैं वो कई बार क्या करते हैं, घोटाला करते हैं इस बात में, वो ग्राम सभा की बैठ के समय समय पर नहीं बुलाते। इसलिए इस एल.एम. सिंघवी समिति ने ये कहा कि हमें क्या करना चाहिए, ग्राम सभा को महत्व देना चाहिए। हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि पंचायत लेवल पर जो सरपंच कार्य करें उसके बारे में जो भी ब्यौरा हो वो ग्राम सभा के आगे रखे। जो बजट होगा, बजट से संबंधित जो भी बातें होंगी वो ग्राम सभा को बताए, तभी क्या होगा, गाँव का विकास होगा। और क्या कहा कि गांव में प्रत्यक्ष शासन होना चाहिए, ऐसा नहीं इनडायरेक्ट शासन। इनडायरेक्ट शासन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए राज्य में मुख्यमंत्री है, हमारे मान लीजिए घर के आगे कोई सड़क है और वो टूट गई है, तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट तो थोड़ी ना मुख्यमंत्री के पास जाएंगे कि हमारे घर के आगे जो सड़क टूट गई है आप उसको बना दीजिए। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट तौर पर हमारे सरपंच के पास जाएंगे, क्योंकि हमारा डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ में है, सरपंच के साथ में है। यही बात एल.एम. सिंघवी कहते थे कि क्या हो, डायरेक्ट शासन होना चाहिए ताकि जनता और जो उनका नेता है उसका डायरेक्ट इंटरवेंशन हो और एक दूसरे के सहयोग के माध्यम से समाज का डेवलपमेंट हो। गांव के पास फाइनेंशियल पावर भी होनी चाहिए। एल.एम. सिंघवी ने ये कहा कि गांव के पास टैक्स लगाना, टैक्स इकट्ठा करना और टैक्स को जो खर्च है वो करना, ये सब पावर भी ग्राम पंचायतों के पास होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि एक जुडिशियल ट्रिब्यूनल का गठन करना चाहिए जो मान लीजिए पंचायतों का चुनाव से संबंधित झगड़ों का क्या करेगी, निपटारा करेगी। क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए कई बार क्या होता है, एक सरपंच दूसरे सरपंच पर आरोप लगा देता है कि चुनाव में उसने क्या किया है, घोटाला किया है, और ऐसे घोटाले के जो मुकदमे होते हैं वो कौन सुनेगी। तो एल.एम. सिंघवी ने ये कहा कि हमें ट्रिब्यूनल बना देनी चाहिए जो क्या करेगी, इस संबंध में मुकदमों का फैसला करेगी।
फिर आती है थुंगन समिति की बात। थुंगन समिति 1988 में गठन किया गया था। इसके चेयरमैन थे पीके थुंगन। इस समिति की सिफारिशें कुछ ऐसी थी, जैसा कि एल एम सिंघवी समिति ने बताया था कि संवैधानिक दर्जा पंचायतों को दे देना चाहिए। थुंगन समिति ने भी यही कहा कि पंचायतों से संबंधित जो भी व्यवस्था है वो हमारे संविधान में ऐड कर देनी चाहिए संवैधानिक संशोधन के द्वारा। और उन्होंने क्या कहा कि विलेज और ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट तीनों स्तरों पर पंचायतें बनानी चाहिए। यानी इन्होंने पंचायतों की बात तीनों ही स्तर पर कर दी। क्या गांव लेवल पर भी पंचायत होगी, जो हमारा ब्लॉक लेवल होंगे, कुछ गांव को मिलाकर ब्लॉक बनाएंगे, उस पर भी पंचायत होगी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो जिला परिषद होगी उस पर भी हमारे यहाँ पर पंचायत बनाई जाएगी। और सभी प्रकार के जो विकास से संबंधित कार्य होंगे वो जिला परिषद करेगी। क्या है, जो डेवलपमेंट के कार्य होंगे वो कहाँ से आएंगे, जिला परिषद के पास से आएंगे। वो सभी गाँवों पर इम्प्लीमेंट किए जाएंगे और उनका निरीक्षण किया जाएगा। और पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित होना चाहिए। थुंगन समिति की ये सिफारिश थी कि क्या हो, पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित कर देना चाहिए। और राज्य स्तर पर पंचायतों का आपसी सहयोग के लिए एक मंत्री के नेतृत्व में कमेटी बना देनी चाहिए। इन्होंने क्या कहा कि एक मंत्री हो, मान लीजिए राज्य स्तर का कोई विधानसभा का मंत्री है उस क्षेत्र से रिलेटेड, उस मंत्री के अंडर में क्या कर देना चाहिए, कमेटी गठन कर देना चाहिए। वो कमेटी क्या करेगी, जो पंचायतों के बीच आपसी जो मान लीजिए मनमुटाव की बातें हैं, वाद विवाद की बातें हैं या सहयोग करने से संबंधित कार्य है वो ये कमेटी करेगी। और इन्होंने तीनों ही स्तर पर, जो विलेज लेवल है, ब्लॉक लेवल है और डिस्ट्रिक्ट लेवल, तीनों ही स्तर पर क्या किया, आरक्षण की मांग कर दी। इन्होंने कहा कि एसटी और एससी को क्या देना चाहिए, आरक्षण देना चाहिए चुनाव में, पंचायती जो सीटें होते हैं उनमें, टिकटों में, ताकि क्या हो, ये वर्ग भी आगे आए, राजनीतिक तौर पर इनका भी विकास हो पाए। राज्य योजना आयोग बनाना चाहिए। इन्होंने प्रमुख बात ये कही कि हमें क्या करना चाहिए, राज्य जो हो उसमें एक डेवलपमेंट के लिए आयोग बना देना चाहिए। ये आयोग क्या करेगा, जो राज्य के अंदर पंचायतों में जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उससे संबंधित कानून बनाएगा, सिफारिशें करेगा, समय समय पर उनकी क्या करेगा, ऑडिटिंग, ये सब कार्य ये योजना आयोग करेगा। अब आती है गडगिल समिति। गडगिल समिति का गठन 1988 में किया गया था। इसके अध्यक्ष थे वीके गडगिल और इनकी सिफारिशें निम्नलिखित थी। क्या कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। जैसा कि हमने देखा, एल एम सिंघवी ने भी यही कहा, थुंगन समिति ने भी यही कहा और गडगिल समिति ने भी यही कहा है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिलना ही चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन मिलनी ही चाहिए। तीनों ही स्तर पर पंचायती राज की बात इन्होंने कही, जैसा कि एल एम सिंघवी ने कहा, जैसा कि थुंगन समिति ने कहा कि तीनों ही लेवल पर हमें पंचायती राज को अपनाना चाहिए और पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित करना चाहिए। गडगिल कमेटी ने भी यही बात की और इन्होंने भी यही बात की। तीनों ही स्तर पर डायरेक्टली इलेक्शन हो। इन्होंने यहाँ एक अलग बात क्या कह दी कि क्या हो, जिला स्तर पर जो हमारा ब्लॉक स्तर है और गांव का स्तर, तीनों ही स्तर पर क्या हो, डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने एससी और एसटी और वुमेन्स को भी अब ऐड कर दिया है कि उनको भी टिकटों में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, पंचायतों की सीटों में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ताकि ये सब वर्ग आगे आ जाएं और राजनीतिक डेवलपमेंट इन वर्ग का हो। पंचायतों को कार्य तथा आर्थिक सामाजिक विकास करने का कार्य करना चाहिए। क्या है, इन्होंने कहा कि जो पंचायतें होती है केवल सामाजिक विकास नहीं, आर्थिक विकास भी करेगी, दोनों तरह का विकास के कार्य बनाएगी और लोगों के बीच में सहयोग बढ़ाने का कार्य करेगी। इन्होंने भी यही बात कही कि जो टैक्स लगाने की पावर होती है और टैक्स हटाने की जो पावर होती है वो हमारे किसके पास होना चाहिए, पंचायतों के पास होना चाहिए। और एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए ताकि क्या हो, जो राज्यों के बीच, पंचायतों के बीच पैसा बंटता है उसके संबंध में ये सिफारिश कर सके। और राज्य चुनाव आयोग पंचायतों का चुनाव कराएगा। इन्होंने ये बात कही कि एक राज्य चुनाव आयोग बनाया जाएगा जो पंचायतों का चुनाव करवाएगा। अब आते हैं बात, जो 73rd संशोधन किया गया उसमें क्या क्या ऐड कर लिया गया। इस संशोधन के द्वारा जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है वो आ गया था और इसके द्वारा हमारे यहाँ पर 243 से लेकर 243 ओ तक जो हमारे यहाँ पर आर्टिकल जोड़े गए। इसके माध्यम से 11th अनुसूची भी जोड़ी गई और इन अनुसूची में पंचायतों को 29 फंक्शनल आइटम दिए गए जो हम आगे पढ़ेंगे। और इसके अलावा
इनको संवैधानिक दर्जा भी दे दिया गया। संविधान में इनको एक प्रमुख दर्जा पंचायत सिस्टम को दे दिया गया। इस एक्ट में जो प्रावधान थे वो दो तरह के थे, एक तो थे मैंडेटरी और एक थे ऑब्लिगेटरी। मैंडेटरी का मतलब जो होता है कि जो कार्य सभी राज्यों को करना जरूरी होगा, उसके संबंध में ये था कि सभी राज्यों को ये जो 73rd संवैधानिक संशोधन है अपने राज्यों में लागू करना ही पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकते। ऑब्लिगेटरी में क्या था कि मान लीजिए कुछ ऐसे नियम थे जैसे ब्लॉक कितने बनाए जाएं, पंचायतें कितने निर्माण की जाए, जिला परिषद कितनी बनाई जाए, जिला परिषद का कार्यपालिका शक्तियां किसे दी जाए, इस संबंध में राज्य को छूट दे दी गई वो किस हिसाब से कौन सा कार्य कर सकता है। ये ऑब्लिगेटरी थी, मैंडेटरी नहीं थी। अब आता है 73rd संशोधन 1992 पंचायतों का चुनाव। अब क्या है कि 24 अप्रैल 1993 को यह लागू किया गया। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की व्यवस्था इस संशोधन के द्वारा की गई कि एक क्या होगा, राज्य चुनाव कमिश्नर होगा। वो क्या करेगा, उसकी नियुक्ति एक राज्यपाल के द्वारा होगी। इसका कार्य क्या होगा कि जो चुनाव होते हैं पंचायतों के संबंध में वो करवाने की ये क्या करेगा, व्यवस्था करेगा, मैनेजमेंट करेगा। और इसके कार्य और वेतन किसके द्वारा निश्चित किए जाएंगे, राज्यपाल के द्वारा। कमिश्नर के जो वेतन होता है वो निश्चित किए जाएंगे। और क्या था, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह इन्हें पद से हटाया जाएगा। यानी क्या है, इस कमिश्नर को स्वतंत्र कर दिया गया। इसको जल्दी से हटाया नहीं जा सकता क्योंकि इसे वैसे ही हटाया जाएगा जैसे हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। और चुनाव की निगरानी करने का कार्य भी ये कमिश्नर करेगा। 73rd संवैधानिक संशोधन 1992 पंचायतों को, मान लीजिए जो दो पंचायत हैं, मान लीजिए उनका चुनाव हुआ है, उसमें मान लीजिए कोई व्यवस्था आ जाए कि जो दो उम्मीदवार थे सरपंच की लेवल के, वो आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि चुनाव में घोटाला हुआ है, ऐसे झगड़े आ जाएं तो उसका निपटारा कैसे किया जाएगा। पंचायतों के जो क्षेत्र निर्धारित हैं उन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। क्या है कि मान लीजिए कोई राज्य है, हिसार है या हरियाणा है। हरियाणा में क्या कर दिया गया, राज्य सरकार के द्वारा 10 मंडल निश्चित कर दिए गए। 10 मंडल निश्चित कर दिए गए तो कोई भी पंचायत का जो सरपंच है वो किसी न्यायालय में ये अपील या याचिका नहीं लगा सकता है कि राज्य सरकार ने जो मंडल थे वो 12 निश्चित करने थे, 10 कर दिए हैं। इस आधार पर कोई भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन दूसरा क्या है, किसी भी पंचायत के सदस्य चुनाव केवल उसी इंस्टीट्यूट में चुनौती दी जा सकती है जो राज्य की सरकार के द्वारा निश्चित किए गए हैं। अब दूसरा मुद्दा क्या आता है कि मान लीजिए जो चुनाव परिणाम है वो आ जाए और दूसरा जो मान लीजिए उम्मीदवार हैं वो ये आरोप लगाएं कि चुनाव में धांधली हुई है। उस जो धांधली है उसके संबंध में याचिका कहाँ लगेगी, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं लगेगी। वो जो याचिका है उसका निर्धारण राज्य सरकारें करेगी। राज्य सरकारें जिस संस्था का नाम लेगी वहीं पर उसकी क्या होगी, चुनौती दी जा सकती है, चाहे वो हाई कोर्ट की सिफारिश कर दे चाहे कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की सिफारिश कर दे, इसका निर्धारण राज्य सरकारें करेंगी। और उसी संस्था में जो क्या कहते हैं कि चुनौती दी जा सकती है। अब आता है कि 73rd संवैधानिक संशोधन है उसमें 3 टायर सिस्टम कौन कौन सा अपनाया गया। देखिए, ग्राम पंचायत लेवल अपनाया गया, पंचायत समिति लेवल का अपनाया गया और जिला परिषद। पंचायत लेवल पर जो ग्राम पंचायत होती है वो विलेज लेवल पर होती है, जो पंचायत समिति होती है वो ब्लॉक स्तर पर होती है और जिला परिषद जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपनाई गई। किन किन क्षेत्रों में देखिए कि क्या है कि हमारे यहाँ पर कुछ अपवाद है। अपवाद के स्वरूप हमारे यहाँ पर जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो कुछ राज्यों में लागू ही नहीं होता है। वहाँ पर क्या करते हैं, केंद्र सरकार डायरेक्ट तौर पर राष्ट्रपति के द्वारा शासन करती है। ऐसे इलाके कौन से हैं, देखिए नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। नागालैंड में क्यों, क्योंकि नागा जो जनजाति है वो वहाँ पर रहती है। मेघालय में क्यों, क्योंकि गारो, खासी, जयंतिया ये कुछ पहाड़ियाँ इलाके हैं, यहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, ये लोग पंचायती राज सिस्टम से अलग कार्य करते हैं, इसलिए यहाँ पर भी ये थोपा नहीं गया है। मिजोरम में मिजो जाति है, जनजाति है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर अलग ही व्यवस्था है पंचायत लेवल पर, इसलिए वहाँ पर भी ये कानून लागू नहीं है।
इसके अलावा कुछ आदिवासी इलाके हैं जहाँ पर छूट दी गई है, जैसे मणिपुर है, वहाँ पर कुछ पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर भी ये छूट दी गई है। वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग के इलाके में गोरखा पहाड़ियाँ हैं। गोरखा पहाड़ियों में रहने वाली जो जनजातियाँ हैं उन पर भी ये लागू नहीं होता है। और इन क्षेत्रों में ये लागू नहीं होता तो हम सोचते हैं कि फिर क्या होता है। तो यहाँ पर क्या है, एक एक्ट और लाया गया बाद में 2006 में, पैसा एक्ट ही जो है वो वहाँ पर लागू कर दिया गया। और इसमें क्या है, वहाँ पर डायरेक्ट तौर पर कुछ अधिक अधिक छूटें पंचायतों को दे दी गई, लेकिन वो किसके अंडर में है, वहाँ के राज्यपाल के थ्रू केंद्र सरकार के अंडर कार्य करती है। हम बाद में देखेंगे इस एक्ट के बारे में डिटेल में। अब है कुछ आर्टिकल जो पंचायत से रिलेटेड है, जो हमें जान लेने चाहिए। क्या? आर्टिकल 243A ग्राम सभा की बात करता है। 243B जो पंचायत के संबंध में संविधान है उसकी बात करता है। 243C पंचायत के जो भाग हैं, 3 टायर सिस्टम है, उसकी बात करता है। 243D सीटों के आरक्षण की बात करता है। 243E पंचायत के कार्यकाल की बात करता है। 243F जो पंचायत के सदस्य होते हैं उनकी योग्यता की बात करता है। 243G पंचायत की शक्ति की उत्तरदायित्व की बात करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है। 243H पंचायत की वित्तीय शक्तियों की बात करता है। 243I वित्त आयोग जो पंचायत के लिए कार्य करेगी उसकी बात करता है। 243J पंचायत का जो ऑडिटिंग होती है, खर्चा होता है, उसका लेखा की बात करता है। 243K पंचायतों के चुनाव की बात करता है। 243L केंद्र शासित प्रदेशों में जो पंचायतें हैं उनकी बात करता है, जो मान लीजिए दिल्ली, पुडुचेरी और इधर मान लीजिए अब तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख एरिया भी शामिल हो गया। इस तरह से हमारे यहाँ पर जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और इसके अलावा 243M जिन क्षेत्रों में पंचायती एक्ट लागू नहीं होता उनके बारे में जो व्यवस्था की गई है। 243N मौजूदा जो कानून है उनकी वैलिडिटी क्या है उसके संबंध में बात करता है। और 243O कोर्ट के द्वारा पंचायत के जो चुनाव होते हैं उसमें कोई दखल अंदाजी है उसके संबंध में व्यवस्था करता है। अब आते हैं ग्राम पंचायत की बात कि ग्राम पंचायत होती क्या है, कैसे कार्य करती है। देखिए, यह पहले नंबर तो कहाँ पर होती है, गांव के स्तर पर होती है। गांव में पंचायत को चुना जाता है और जिस मान लीजिए कुछ गांव है उसकी जनसंख्या कम हो गई है तो क्या कर सकती है, जिस गांव की जनसंख्या कम है वो मान लीजिए 7 वाले गांव में उसको मिलाकर एक पंचायत बना दी जाएगी। और ये क्या करेगी, यहाँ पर डायरेक्ट तौर पर इलेक्शन होंगे और वहाँ के जो 18 साल से अधिक के जो व्यक्ति हैं वो क्या करेंगे, इन सरपंचों की नियुक्ति करेंगे, चुनेंगे वोटिंग के माध्यम से। और ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या वहाँ की पॉपुलेशन के अनुसार ही निश्चित की जाएगी। ज़रूरी नहीं कि वहाँ की जो डिसाइडेड पंचायत है उसके सदस्यों की संख्या निश्चित होगी, वो अनिश्चित होगी। जनसंख्या बढ़ जाए तो ये बढ़ भी जाएगी और जनसंख्या घट जाए तो ये संख्या घट भी जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर जो ग्राम पंचायत होती है वहाँ पर 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई। और इसके अलावा SC, ST और OBC इनके लिए भी सीटों में आरक्षण दे दिया गया ताकि ये भी आगे आए। और ये सभी जो मान लीजिए ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसकी लिए, ग्राम सभा से। जो जिन्होंने इनको चुना था वो इनको हटा भी सकते हैं। ग्राम पंचायत का मान लीजिए कोई व्यक्ति सदस्य बनना चाहता है यानी चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके पास योग्यता क्या होनी चाहिए। नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया, उसकी आयु 21 वर्ष हो, एज कितनी 21, वह पागल और दिवालिया न हो यानी मेंटल रूप से वो क्या हो, स्वस्थ हो। और दिवालिया मतलब उसके पास मान लीजिए कि वो बिल्कुल ही जिसके पास पैसा न हो ऐसा व्यक्ति भी नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा वो किसी भी सरकारी पद पर आसीन न हो, क्योंकि सरकारी पद होगा तो वो लाभ का पद कहलाएगा और ऐसा व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है और चुनाव लड़ भी लेगा तो उसे एक पद त्यागना पड़ेगा। और वह उस गांव में 1 वर्ष तक रहा हो, ऐसे व्यक्ति को चुनाव में भाग लेने का अधिकार है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना
होता है ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया, लेकिन यह अपने कार्य को सही तरह से ना करे तो राज्य सरकारें इन्हें पहले भी हटा सकती है। इसका मतलब कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है। अब आती है ग्राम पंचायत की बात कि ग्राम पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन होते हैं। देखिए, पंचायत का एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है, और दोनों का चुनाव किसके द्वारा होता है? मतदाताओं के द्वारा, जो 18 साल से अधिक के हैं। ग्राम पंचायत और की बैठकें जो होती हैं उसका नेतृत्व सरपंच करता है, लेकिन सरपंच न हो तो उप सरपंच उन बैठकों का नेतृत्व करता है, उन मीटिंग का लीडरशिप करता है। और सरपंच को कैसे हटाया जाता है? देखिए, ग्राम पंचायत के 2/3 सदस्य क्या करेंगे? अविश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे किसके खिलाफ? सरपंच के खिलाफ। और सरपंच के खिलाफ पास करके वो वीडियो के पास भेज देंगे, और वीडियो फिर से ग्राम सभा की बैठक बुलाएगा। यदि ग्राम सभा के जो उपस्थित सदस्य हैं, ग्राम सभा के सदस्य मतलब 18 साल से अधिक के व्यक्ति, वोट देने वाले सदस्य बहुमत और प्रस्ताव पास कर दें। मान लीजिए कि 100 व्यक्ति हैं और उसमें से 2/3 मतलब 66 सदस्य ये प्रस्ताव पास करते हैं कि सरपंच को हटा दिया जाए, तो सरपंच को हटा दिया जाएगा और उसे अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक अपवाद की बात क्या है? अपवाद की बात यह है कि मान लीजिए किसी सरपंच के खिलाफ उसके कार्यकाल में एक अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है, लेकिन ग्राम सभा के द्वारा वो पास नहीं किया जा सकता। मान लीजिए ग्राम सभा है, वो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है, वो उसको खारिज कर देती है, यानी सरपंच नहीं हटेगा, ये प्रस्ताव पारित हो जाता है। तो क्या होगा? उस दिन के बाद 2 साल तक दोबारा से अविश्वास प्रस्ताव उस पंचायत के सरपंच के खिलाफ नहीं लाया जा सकता। आई बात? अब देखते हैं कि ग्राम पंचायत की जो बैठकें होती हैं वो कब कब होती हैं। देखिए, ग्राम पंचायत की बैठकें जो होती है 1 महीने में कम से कम 2 बैठकें होना अनिवार्य है। आप देखिए कि आप अपने गांव का भी चेक कर सकते हैं कि आपका सरपंच महीने में 2 बैठकें बुलाता है या नहीं, ग्राम सभा की बैठकें आयोजित करता है या नहीं, या गाँव वाले लोगों को बताता है कि उसने जो डेवलपमेंट का कार्य किया है, कितना पैसा खर्च किया है, क्यों नहीं किया। इस संबंध में वैसे तो बताना चाहिए, लेकिन आजकल क्या होता है कि सरपंच बैठ के नहीं बुलाता है। यदि सदस्य मिलकर, जो मान लीजिए गांव के सदस्य हैं, पंचायत के सदस्य हैं, वो मिलकर ये बात कहें कि कोई विशेष, मान लीजिए कोई आपदा आ गई है गांव में, या कोई अन्य कार्य करना है, उसके लिए विशेष बैठक बुलाई जाए, तो विशेष बैठक बुलाई जाएगी। और क्या होगा कि ये विशेष बैठक कौन बुलाएगा? सरपंच बुलाएगा। और ग्राम पंचायत के निर्णय कैसे लिए जाते हैं, डिसीजन मेकिंग कैसे होती है? पंचायत के उपस्थित जो सदस्य होते हैं उसमें से बहुमत जैसा होता है उसी के अकॉर्डिंग निर्णय लिए जाते हैं। कि बहुमत यदि मान लीजिए यस है तो काम हो जाएगा, और नो है तो काम नहीं होगा। इस तरह से मान लीजिए कि क्या होता है कि मान लीजिए कई बार निर्णय लेना होता है और पंचायत के सदस्य मान लीजिए उपस्थित 4 ही हैं, और निर्णय लिया जाए किसी भी यस जो है व्यक्ति वो भी 2 हैं और नो करने वाले व्यक्ति भी 2 हैं। अब क्या होगा कि वहाँ पर झगड़ा हो जाएगा कि काम होगा या नहीं, क्योंकि बहुमत किसी के पास नहीं, सबके पास इक्वल है। तो क्या होगा? सरपंच एक कास्ट वोट डालेगा। क्या? अंतिम निर्णय सरपंच के पास आ जाएगा। सरपंच यदि यस करता है तो काम हो जाएगा, और नो करता है तो नहीं होगा, यानी निर्णायक मत देने का अधिकार सरपंच के पास है। अब बात आती है कि ग्राम पंचायत समिति क्या होती है। देखिए, ब्लॉक लेवल पर ग्राम पंचायत समिति बनाई जाती है। इसके सदस्य की संख्या जो हमारी राज्य सरकारें होती हैं वो निर्धारित करती हैं, वही डिसीजन लेती हैं कि कितनी ग्राम पंचायत समिति होंगी। और इन समितियों में SC, ST और OBC और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है, टिकटों का आरक्षण दिया जाता है। पंचायत समिति के क्षेत्रों को वार्ड में बांटा जाता है, यानी वार्ड वाइज यहाँ पर इलेक्शन होते हैं। प्रत्येक वार्ड में एक सदस्य चुना जाता है, और वो सदस्य किसके द्वारा चुना जाएगा? उस वार्ड में रहने वाले 18 वर्ष से अधिक के जो भी मतदाता है उनके द्वारा चुनाव के माध्यम से चुने जाएंगे।
यहाँ पंचायत समिति में क्या होता है कि एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और वीडियो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर मतलब यहाँ पर समझने वाली बात है। देखिए, एक व्यक्ति है, वो एसडीएम है और वो पंचायत समिति का सदस्य है। मान लीजिए उसे पंचायत समिति में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन पंचायत समिति को जो सुविधाएं और वेतन मिलता है वो उसको नहीं मिलता है। ऐसे मेंबर वो काम करता है और उसके बदले में वो कुछ भी नहीं लेता है। उसके पास दो मेंबरशिप आ जाती हैं, एक तो एसडीएम वाली और एक जो पंचायत समिति की है। तो इसलिए इसे एक्स ऑफिशियो मेंबर कहा जाता है। एसडीएम और वीडियो दोनों इनकी बैठकों में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। और इस क्षेत्र के विधायक भी इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। मान लीजिए कोई एक क्षेत्र है, उसमें 2 विधायक हैं विधानसभा के, तो वो विधानसभा के विधायक भी पंचायत समिति के एक्स ऑफिशियो मेंबर कहलाएंगे उस क्षेत्र में। अब आता है पंचायत समिति के सदस्य की योग्यता क्या होनी चाहिए। नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो और उसकी आयु 21 वर्ष हो। वह पागल और दिवालिया न हो, मेंटल लेवल पर ठीक हो। वह सरकारी पद पर न हो, किसी गवर्नमेंट जॉब में न हो और वह उस गांव में 1 वर्ष तक रहा हो। पंचायत समिति का कार्यकाल कितना होता है, टेन्योर। पंचायत समिति का टेन्योर 5 ईयर डिसाइडेड है, लेकिन यदि यह अपने कार्यों को ठीक ढंग से न करे तो इनको भी राज्य सरकारें हटा सकती है, पहले ही भंग कर सकती हैं। पंचायत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में जान लेते हैं। पंचायत समिति का एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है और इनका दोनों का निर्वाचन कैसे होता है, डायरेक्ट तौर पर होता है और इन दोनों का कार्यकाल भी 5 वर्ष निश्चित है और इनको समिति का सदस्य समय से पहले भी 2/3 बहुमत से हटा सकती हैं, कि जरूरी नहीं है ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो हैं पंचायत समिति के वो निश्चित 5 वर्ष के लिए अपने पद पर कार्य करेंगे, उनको पहले भी हटाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए पंचायत समिति के 100 मेंबर हैं, 100 में से 66 मेंबर, 2/3 मेंबर ये कहते हैं कि इन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटा दिया जाए तो हटा दिया जाएगा। कार्यकारी अधिकारी यानी पंचायत समिति में जो अधिकारी होते हैं वो कौन कौन होते हैं। नंबर 1, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वीडियो यहाँ का क्या होता है, एक कार्यकारी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। इसके अलावा पंचायत अधिकारी इसके अधिकारी होते हैं। जैसे पंचायत के मान लीजिए पंचायत लेवल पर जो अफसर काम करते हैं वो भी इसके अधिकारी होते हैं और यह पंचायत के दैनिक कार्यों में कार्य करते हैं। आप देखिए जो हमारे यहाँ पर वीडियो होते हैं वो वीडियो क्या करते हैं, जो हमारे सरपंच होते हैं वो डेली वहाँ पर नोटिस देना या रिपोर्ट देना, बजट से संबंधित कार्य से संबंधित रिपोर्ट देना, ये संबंध में जो डेली यूज़ के कार्य होते हैं वो वीडियो ऑफिस में करवाए जाते हैं। वो इसीलिए करवाए जाते हैं क्योंकि वो क्या होते हैं, वहाँ के कार्यकारी अधिकारी होते हैं। और इसके अलावा कुछ टेक्निकल ऑफिसर होते हैं। चाहे टेक्निकल मान लीजिए जो वीडियो ऑफिस होता है उसमें कुछ इंजीनियर भी होते हैं, वो टेक्निकल लेवल के होते हैं, कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं, कोई मान लीजिए कि जो मान लीजिए जैसे निर्माण के कार्य कराते हैं जो ऑफिसर होते हैं वो भी होते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कुछ टेक्निकल ऑफिसर भी इसमें शामिल होते हैं। पंचायत समिति जो है, पंचायत समिति की बैठकें कब कब होती है, देखिए 1 वर्ष में कम से कम 1 बैठक पंचायत समिति की होना अनिवार्य है। वीडियो इस बात को निश्चित करता है कि कम से कम 1 साल में 1 बैठक हो। यदि मान लीजिए पंचायत समिति के जो भी सदस्य है वो मिलकर 1/3 सदस्य ये कह दें कि विशेष बैठक बुलाई जाए तो विशेष बैठक भी बुलाई जाती है। इसकी बैठकों की कार्रवाई शुरू करने के लिए कम से कम 1/3 सदस्य होने चाहिए, यानी पंचायत समिति के 100 सदस्य हैं तो 33 सदस्य जरूर उपस्थित होने चाहिए, तभी इसकी बैठक की शुरुआत की जाएगी, यानी वहां पर कामकाज शुरुआत होगा। और मान लीजिए कोई विशेष बैठक बुलाई जाती है तो जरूरी नहीं वहां पर 33 सदस्य जरूरी हो। वहाँ पर क्या होगा कि 100 सदस्य हैं तो वहाँ पर 50 सदस्य उपस्थित होने अनिवार्य हैं, तभी विशेष बैठक की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यानी जर्नल जो बैठक होगी उसमें 33 सदस्य होने जरूरी है और जो विशेष बैठक होगी उसमें 50 सदस्य होने जरूरी है। पंचायत समिति का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित है और इसे राज्य सरकारें पहले भी 5 साल से पहले भी हटा सकती हैं यदि ये कार्य ठीक ढंग से न करें तो। अब बात आती है जिला परिषद की। जिला परिषद क्या होती है।
ये जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्थापित की जाती है। जिला स्तर पर प्रशासनिक कार्य जो एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य हैं, यानी जो एग्जीक्यूटिव कार्य हैं, एग्जीक्यूटिव पावर है, जो मान लीजिए कार्यों को करने की पावर है, वो तो पंचायतों के पास है। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मान लीजिए डायरेक्ट तौर पर अफसर होते हैं, वो जो कार्य होते हैं, वो कार्य जिला परिषद में किए जाते हैं। जिला परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम सब तो 10 हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 40 हो सकती है। और मान लीजिए कि इनकी सदस्य संख्या कैसे निर्धारण की जाती है कि 40,000 जनसंख्या है तो एक सदस्य होगा। यानी मान लीजिए किसी गांव में या जिले में मान लीजिए 1,20,000 सदस्य हैं, जनसंख्या है, तो वहाँ पर कितने जिला परिषद की संख्या होगी? 3। और जिला परिषद के सदस्य की जो आयु है वो कितनी होगी? 21 वर्ष डिसाइडेड है। जिला परिषद का चुनाव वहाँ के जो मान लीजिए जिले में रहने वाले 18 वर्ष से अधिक के मतदाता होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। इसमें भी SC और ST OBC महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। और उस जिले की सभी पंचायत समिति के सदस्य, यानी जो पंचायत समिति में हमने सदस्य देखे थे, VDO SDM और जो विधायक थे, ये सब क्या थे? वहाँ के एक्स ऑफिसियो मेंबर थे और यहाँ पर भी वो एक्स ऑफिसियो मेंबर रहेंगे। इसके अलावा जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया है और राज्य सरकारें इसे भी पहले हटा सकती हैं। और जिला परिषद की पहली बैठक जो होती है, जो भी पहली बैठक होगी चुनाव के बाद में, उसमें एक अध्यक्ष चुन लिया जाता है और एक उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है। और ये क्या है? ये जिले से संबंधित जो जिला परिषद होते हैं, जिले में सभी डेवलपमेंट के कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं। अब जिला परिषद के सदस्यों की योग्यताएं क्या है? वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 21 वर्ष हो और वह पागल और दिवालिया न हो और वो किसी गवर्नमेंट जॉब पर लाभ के पद पर न हो। जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित है। यदि मान लीजिए जिला परिषद के 10 सदस्य हैं और 10 में से 4 सदस्य हैं, जिला परिषद की मान लीजिए 1 साल में एक बैठक होती है, यानी 4 साल की या 4 बार की जो बैठक है उसमें अब्सेंट रहता है और उपस्थित नहीं होता, तो उस सदस्य को जिला परिषद से हटा दिया जाएगा। और इसके अलावा मान लीजिए कोई व्यक्ति जिला परिषद का सदस्य भ्रष्टाचार करता है तो भी उसको उसके पद से हटा दिया जाएगा। यदि वो काम करने का मान लीजिए योग्य नहीं है तो भी हटा दिया जाएगा। और वो अपनी जो पोजीशन है उसका गलत दुरुपयोग करेगा तो भी राज्य सरकारें उसे हटा देंगी। जिला परिषद की बैठकों के बारे में हमने पीछे ही देख लिया था। और अब देखते हैं जिला परिषद में जो पद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है सेक्रेटरी, यानी सचिव का पद। जिला परिषद में एक सेक्रेटरी होता है जो वो कहाँ पर बैठता है? वीडियो ऑफिस में बैठता है। वो वीडियो ऑफिस में बैठता है और दैनिक जो भी कार्य होते हैं उसको करवाने का दायित्व भी उस सचिव का होता है। उसे पंचायत सेक्रेटरी भी कहते हैं। इसको कुछ मासिक वेतन मिलता है जो वेतन निर्धारित किया जाता है सरकार के द्वारा, और वह सरकार के द्वारा ही निश्चित किया जाता है और नियुक्त किया जाता है। और वह अपने कार्यों को करने के प्रति जिला परिषद के प्रति उत्तरदायित्व होता है। यानी क्या है? यदि ये सेक्रेटरी अपने कार्यों को ठीक ढंग से न करे, भ्रष्टाचार करे, मान लीजिए कोई पंचायत में भ्रष्टाचार हो रहा है, जिला परिषद में भ्रष्टाचार हो रहा है और ये सचिव उस कार्य को नेग्लेक्ट करता है और उस पर ध्यान नहीं देता, यानी अपने कार्य को ठीक ढंग से नहीं करता, तो इसको हटाया भी जा सकता है। जिला परिषद का अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं। हमने देख लिया था जो पहली बैठक होती है उसमें से एक अध्यक्ष चुन लिया जाता है और एक उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है। अध्यक्ष क्या कार्य करता है? जब भी जिला परिषद की साल में एक बार बैठक होगी उसका लीडरशिप करेगा, यानी उसका नेतृत्व करेगा। और मान लीजिए कई बार क्या होता है कि जरूरी नहीं हर बार अध्यक्ष उपस्थित हो। मान लीजिए वो किसी काम से बाहर गया हुआ है तो उपाध्यक्ष उसकी जगह क्या करेगा? उस बैठक का नेतृत्व करेगा और बैठकों की कार्रवाई करने का सुनिश्चित करेगा। देखिए कि हमने पीछे भी पढ़ा था कि 73rd अमेंडमेंट जो है उसमें 29 तरह के कार्य हमारी पंचायतों को सौंपे गए हैं। वो कार्य कौन कौन से हैं? नंबर 1, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कार्य करना। नंबर 2, भूमि सुधार और भूमि सुधार अधिनियम और मृदा संरक्षण से संबंधित जो कार्य करती है वो। सूक्ष्म सिंचाई यानी ड्रिप इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन और वाटर मैनेजमेंट से संबंधित कार्य। चौथा, डेयरी फार्मिंग
मिल्क प्रोडक्शन एंड पोल्ट्री फार्मिंग, इससे संबंधित कार्य है। उसके अलावा पब्लिक वाटर कंजर्वेशन का कार्य है। उसके अलावा जो जंगल बचाने से, जंगल से जो हमें पदार्थ मिलते हैं जैसे जलाने योग्य लकड़ी, बेचने योग्य लकड़ी उससे संबंधित कार्य है। इसके अलावा जो गांव में कॉटेज इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री जो भी स्थापित है उसके विकास का कार्य है। इसके अलावा खादी यानी खादी और कपड़ा संबंधित कोई इंडस्ट्री है तो उसका डेवलपमेंट का गांव में कार्य है। गांव में मान लीजिए जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, धर्मशालाएं होती हैं, इसके अलावा बस स्टैंड होता है और पब्लिक टॉयलेट या हॉस्पिटल, इन सब का रख रखाव का कार्य भी करती है। इसके अलावा जो मान लीजिए गांव में आवास की योजना को चलाना, सबको आवास मिले, इस संबंधित में कार्य है। इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर सभी को मिले, यह सुनिश्चित करना। और इसके अलावा जो मान लीजिए गांव में जलाने युक्त लकड़ी या इनका जो भी प्रबंध है उसके संबंध में कार्य है। गांव में सड़कें, पुल, मान लीजिए कोई नदी बह रही है और उसमें जल मार्ग है तो उसका संबंधित में कार्य है। कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो गांव में कार्य है वो करेगी। गांव में जो इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, विद्युतीकरण होता है, उससे संबंधित कार्य है। गांव में गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जैसे कोयला, लकड़ी, पेट्रोल, डीजल, इससे संबंधित डेवलपमेंट का कार्य है। इसके अलावा गांव में कोई भी गरीब न रहे और गरीबी हट जाए, इससे संबंधित डेवलपमेंट के कार्य है। इसके अलावा जो हमारे प्राइमरी लेवल की एजुकेशन है और हायर लेवल एजुकेशन है उसके डेवलपमेंट का कार्य है। इसके अलावा जो एजुकेशन में टेक्निक है और नॉन टेक्निक डेवलपमेंट का कार्य है। इसके अलावा जो हमारा पीडीएस सिस्टम होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके डेवलपमेंट का कार्य है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर बड़े बुजुर्ग होते हैं उसको शिक्षा संबंधित कार्य है। जो लाइब्रेरी का निर्माण है गांव में और उनकी व्यवस्था करना वो कार्य है। बाजार और मेले मान लीजिए किसी गांव में लगते हैं तो वहाँ की जो आयोजन होता है उसके संबंध में कार्य है। गांव में गांव के विकास के लिए डेवलपमेंट का कार्य है। कल्चरल जो डेवलपमेंट करने के लिए कोई भी मान लीजिए समारोह बुलाना, ये कार्य है। और परिवार कल्याण के कार्यक्रम चलाना, महिलाओं और बच्चों के डेवलपमेंट का कार्य करना, सामाजिक कल्याण के कार्य करना और पिछड़े वर्गों के विकास का कार्य करना। इस तरह से हमने पूरी तरह से पंचायत राज डेवलपमेंट देख लिया है। अब आपने पूरी तरह से समझ लिया है। अब मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आपको इसमें से कुछ भी पसंद न आए तो प्लीज़ नीचे कमेंट में बता दें। यदि आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर दें ताकि मेरे को भी पता लग जाए कि मेरा पढ़ाया हुआ उसमें से कितना आपको ठीक लगा है, ताकि मैं कुछ चेंज कर सकूं। आपका धन्यवाद इस लेक्चर को सुनने के लिए।